गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, हम लोग माटी वाली विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखित कहानी माटी वाली पढ़ रहे थे। ये माटी वाली कहानी किस समस्या को लेकर लिखी गई है? ये बेटा विस्थापन की समस्या को लेकर लिखी गई है। विस्थापन क्या होता है? अपनी मूल जगह से छोड़कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों के कारण जब लोग दूसरी जगह जाकर बसते हैं और उन्हें वहाँ पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अपनी मूल जगह से कट जाना पड़ता है, अपनी मातृभूमि से बिछुड़ना पड़ता है, मतलब बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। इसी समस्या को क्या कहते हैं? विस्थापन की समस्या। अब हमने देखा माटी वाली पूरे शहर में एक अकेली बंदी है जो माटी डालने का काम करती है। शहर का नाम क्या है बेटा? टिहरी शहर है। टिहरी शहर, ठीक है। अब माटी वाली के जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है, ठीक है ना। और वो क्या कि जिस माटा खाना से, जिस खेत के माटा खाना से वो माटी लाती है, उस जगह बांध बनाने का ऑर्डर पास हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो उससे उस जमीन का प्रूफ मांगते हैं कि ये जमीन उसकी है या नहीं। और वो जमीन तो आपको पता है उसकी नहीं, वो तो किसी जमींदार की थी, जिसकी वजह से उसको उसके घर बेगार करना पड़ता था और बदले में वो माटी खोदती थी वहां से। तो ये घर घर माटी बेच रही है और ये पहुंच चुकी है एक सेमल का पेड़ जिस घर के आंगन में है, और वहाँ ये अपना कंटर खाली करती है। मालकिन 2 रोटियां देती है, रोटियों के साथ वो पीतल के गिलास में चाय देती है माटी वाली को, ठीक है। और माटी वाली फिर पीतल की जो धातु है, धातुओं पर चर्चा करने लग जाती है कि भाई आपके घर में आज तक पीतल के गिलास है वो आपने संभाल कर रखे हैं, अदरवाइज तो आज जिस घर में जाते हैं या तो स्टील मिलता है या एल्यूमिनियम मिलता है या फिर चीनी मिट्टी मिलती है। तो जो धातुओं के बारे में और बड़े बुजुर्गों ने किस प्रकार तांबा, पीतल, कांस्य आदि धातुओं को सहेज कर रखा, उन सब बातों के बारे में चर्चा करती हुई घर की मालकिन क्या कह रही है वो बात हम कर रहे हैं। क्या मालकिन बता रही थी ना कि इन धातुओं, इन बर्तन भांडों को रद्दी के भाव खरीदने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन मैंने उनको दिया ही नहीं। तो आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमसे तो रद्दी के भाव ले जाते हैं, जबकि आम लोगों को पता ही नहीं है कि जिन चीजों को वो, जिन धातुओं को वो रद्दी के भाव बेच रहे हैं, बाजार में जाने पर अगर उनकी कीमत मालूम करें तो बहुत ऊंची है, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो आगे देखिए, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। माटी वाली कह रही है कि धातु भाई अपने बड़े बुजुर्गों ने किस प्रकार अपना पेट काट काट कर, एक एक चीज बचाकर, एक एक पैसा बचाकर ये बर्तन भांडे खरीदे थे, जिनको आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो रद्दी के भाव बेचती है। तो ये सब बातें कर रही है माटी वाली कि बाकी लोग इन चीजों को नहीं समझते, इसीलिए वो घर के जो भांडे, बर्तन भांडे हैं जो अपने पुरखों ने बड़े सहेज कर खरीद कर जो गए हैं, उनको रद्दी के भाव बेचते हैं। तो क्या कह रही है, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। बेटा ये कौन बोल रहा है? ये माटी वाली बोल रही है, ठीक है ना। भाई हम जिस घर में भी जाते हैं तो स्टील के बर्तन दिखते हैं या फिर कांच के या फिर चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। देखो बेटा, मेन बात इस चैप्टर की जो मूल समस्या है विस्थापन, वो इन 2 लाइनों में आ चुकी है। वो क्या? ये कह रहे कि अपनी चीज से हर बंदे को प्यार होता है। ऐसे ही जैसे आपको अपने बर्तन भांडों से प्यार है, उसी तरीके से मुझे भी अपने माटा खाना से प्यार है। और जब बांध बनाने के एवज में वो माटा खाना उससे छिन जाएगा तो वो कहाँ पर जाकर रहेगी और कैसे अपना गुजर बसर करेगी। मुझे तो मेरी आजीविका का जो सोर्स है, जो आजीविका का स्रोत है, वो क्या है बेटा? माटा खाना है मेरे लिए तो। और अगर वो छिन जाएगा तो मैं क्या करूंगी? आगे देखिए ठाकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक है ना, वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। मतलब
भाई जो जिनकी जमीन जायदाद जो टिहरी बांध में जा रही है तो दूसरी जगह खरीद कर ले लेंगे पैसों की, लेकिन मेरे पास तो कोई जमीन वगैरह भी नहीं है। मैं तो दूसरे की जमीन पर माटी खोदती हूँ और शहर में बेचती हूँ, आजीविका चलाती हूँ। अगर वो वहां बांध बन जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, ठीक है। और आगे आगे देखिए, बहुत इमोशनल सीन आएंगे, अब बहुत भावनात्मक दृश्य आएंगे। देखिए, चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर, खोली मतलब झोपड़ी टाइप, खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। सामने के घर में क्यों गई बेटा? कामिनी नाम की एक छोटी सी लड़की उसको बुलाने आई थी ना, कि आपको मेरी माँ ने बुलाया है, और उसकी माँ भी उसे अगले दिन मिट्टी लाने के लिए ही कहेगी। क्या उस घर में भी, अब वो सामने के घर में गई, उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। अब देखो, एक रोटी तो वो पहले ही छुपा कर ले आई थी, वो मालकिन ने दी थी उसको चाय के साथ 2 रोटियां, एक तो उसने खा ली चाय के साथ, और एक को अपनी उस पोटली में बांध लिया जिस पर कंटर रखती है, और 2 रोटियां उसको कामिनी के घर से मिल गई। जो छोटी लड़की आई थी ना, मेरी माँ ने बुलाया है, और उसकी माँ ने भी उसे मिट्टी डालने के लिए कहा, और माटी वाली ने कहा कि कल आपके घर भी मैं हर हालत में मिट्टी डाल दूंगी। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। मतलब अब उसको डर नहीं है, वो फटाफट अपने घर की तरफ भागेगी। अब उसको बुढ़े की याद आ गई कि मेरा बूढ़ा भूखा प्यासा झोपड़ी में पड़ा होगा, मेरी राह देख रहा होगा। तो बोले, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं तो ये रोटी अपने बुढ़े के लिए ले जा रही हूँ। उसके घर पहुंचते ही असक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। मतलब वो डेली का जो रूटीन में जो होता है ना, कि कैसे वो घर पहुंचती है, और उसका वो जो बूढ़ा है वो बड़ी डरी हुई नजरों से, कातर मतलब डरी डरी नजरों से उसकी तरफ देखता है बेटा, रोटी के लिए, जो सुबह से भूखा पड़ा है। और उसको पता है अब घर की मालकिन आएगी, मतलब बुढ़िया आएगी, और उसके लिए या तो रोटियां लाएगी या उसे रोटियां सेक कर खिलाएगी, ठीक है ना। तो वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। कौन इंतजार करने लगता है रसोई बनने का? बुढ़िया का बूढ़ा, ठीक है ना। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। आज उसे 3 रोटियां मिल गई, खुद ने तो एक खा ली। अब वो सोच रही है कि आज मैं रोटियां बनाऊंगी नहीं, और बुढ़े को रोटियों के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ये 3 रोटियां उस बुढ़े को दे दूंगी। तो रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। ये रास्ते में सोचती जा रही है कि आज सिकी सिकाई, मतलब बनी बनाई जब बुढ़े को 3 रोटियां मिल जाएंगी तो वो खुश हो जाएगा, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मिठी की भोजन मीठा। मतलब वो अकेली रोटियां भी खा जाएगा, उसके साथ साग वगैरह हो या ना हो, लेकिन वो खा लेगा क्योंकि उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं, और कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। देखो बेटा, ये आया कि माटी वाली को घर पहुंचने में कितना समय लगता था? 1 घंटा। आगे आपका प्रश्न, आगे देखिए। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में माटी खोदती, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे पहुंचाती, धोने में बीत जाता था। मतलब वो मिट्टी देकर आती थी। 1 घंटा लगता था उसे अपने घर से मिट्टी खाने में। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। देखो बेटा, जिस झोपड़ी में वो रह रही है ना, वो भी उसकी खुद की जमीन पर नहीं बनी हुई, वो भी गांव के ठाकुर की है, ठीक है। अब ये क्या करती है? गांव के ठाकुर की जमीन पर खड़ी है उसकी झोपड़ी। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। मतलब मेहनत मजदूरी करती है, उससे छोटा मोटा काम करवा लेते हैं, और ये उनकी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रही है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देते।
अब कह रहे कि आज मैं खाली रोटी, भाई मैं घर जाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, उसमें टाइम तो लगता ही है। आज रोटी तो बनी बनाई है, तो मैं क्या करूंगी। तो देखिए, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। कितना प्याज खरीदा उसने बेटा? 1 पाव प्याज खरीदा। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। क्यों? ये भूखे आदमी को अगर रोटियां दिख जाती हैं तो फिर वो उसके साथ जो लगान होता है, मतलब सब्जी वगैरह, उसका वेट थोड़ी ना करता है, क्योंकि भूख मीठी होती है और भूखे आदमी को तो खाली रोटियां ही बहुत अच्छी लगेंगी। तो वो कह रही है कि मैं उसे पहले रोटियां दिखाऊंगी ही नहीं, जब तक मैं पाव भर प्याज की सब्जी नहीं बना लेती, काट कर उनको, मतलब तल नहीं लेती प्याजों को, तब तक मैं बूढ़े को ये 3 रोटियां दिखाऊंगी नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। 2 रोटी मतलब अब वो 2 ही रोटी खा पाएगा। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, बूढ़ा हो रहा है ना बेचारा, मरियल सा। 1 ही रोटी खा पाएगा वह, हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मतलब मालकिन के घर चाय के साथ इसने 1 रोटी खाई थी, 1 अपने कपड़े में बांध ली थी, दूसरे घर से 2 रोटियां मिली, 3 रोटी हो गई टोटल। ठीक है, अब वो सोच रही है कि बूढ़े से ज्यादा नहीं खाया जाता, वो ज्यादा से ज्यादा बस 3 रोटियां, 1.5 रोटियां खा लेगा, 1.5 बच जाएगी, वो मैं खा लूंगी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। बेटा देखो, कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। उसके बूढ़े को अब रोटियों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। इसका मतलब ये पहुंचने से पहले बूढ़ा मर चुका है। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, मतलब आज वो चौंका नहीं, हैरान नहीं हुआ कि मेरी मालकिन, मतलब घर की मालकिन आ गई है, मुझे रोटी मिलेगी। नहीं, क्यों? कि वो मर गया था। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। मतलब उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर जा चुके थे, वो मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अभी आ गया इंजीनियर बेटा, जो टिहरी बांध बनाने वाले हैं ना, उनकी कमेटी के लोग आ गए हैं। और वो माटी वाली से पूछती है कि बुढ़िया तू रहती कहाँ है, तुम तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आना। वो कह रहे तुम जहाँ रहती हो ना, वो मूल निवास प्रमाण पत्र लाओ अपना। अब बेटा ये उसकी जमीन ही नहीं है, कहाँ से मूल निवास प्रमाण पत्र लाई। अब ये माटी वाली बोल रही है, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? ये वो टिहरी बांध पुनर्वास के जो लोग है ना, वो पूछ रहे माटी वाली से। माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो वह तेरा नाम लिख देते हैं, वहां तेरा नाम लिख देते हैं हम। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह वह बात तो तुझे खुद तय करनी पड़ेगी। ये कौन ये इंजीनियर वगैरह पूछ रहे हैं। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। मतलब बिहार साइड का एरिया बेटा, वहां पर बांध लगभग, उत्तरांचल साइड में बाढ़ वगैरह आती रहती है। तो ये क्या कह रहे हैं, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मतलब मेरी ये झोपड़ी है ना, यही मेरा शमशान है, ये नहीं डहना चाहिए, नहीं उजड़ना चाहिए। बहुत अच्छा चैप्टर था बेटा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है उस पर डिस्कशन करेंगे। देखो इसका पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, मेरी आवाज को सुनिए। मैंने क्या कहा बेटा, हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसमें आपको आंसर बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। बीच बीच में भी मैं आपको बताती आई हूँ, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया। अब देखिए, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन कौन से कारण रहे होंगे
जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। देखो बेटा, अब आप कहेंगे टिहरी गांव में माटी बेचने का काम करने वाली वह अकेली बुढ़िया थी। माटी वाली अकेली औरत थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। इसी कारण शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते। मतलब हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि पूरे गांव में माटी देने का काम वह अकेली करती थी, उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। मतलब कोई दूसरा माटी बेचने वाला उस गांव में नहीं था। गांव जितने शहरवासी थे वो और किराएदार, यहाँ तक कि उस गांव के बच्चे सब माटी वाली को पहचानते थे और इसी कारण उसके कंटर को भी वो पहचानने लग गए थे। ठीक है ना, इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। आगे देखो, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। देखो बेटा, माटी वाली एक मेहनती औरत थी। माटी वाली एक मेहनती औरत थी। वह रोजाना माटा खाना जाकर माटी खोदती, माटी खोदने के बाद उसे कंटर में भरती, शहर आती और घर घर माटी पहुंचाने का काम करती थी। मतलब उसकी जिंदगी इतनी व्यस्त थी कि उसे दूसरी बातों की तरफ ध्यान देने का समय ही, उसके पास दूसरी बातों पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। दूसरा, वह एक पतिव्रता स्त्री थी। वह पूरे बचे हुए समय में अपने बूढ़े पति की देखभाल करती थी। तो वह एक गरीब महिला थी जो मेहनत और मजदूरी करके अपना तथा अपने बूढ़े पति का गुजर बसर चलाती थी। इस कारण उसके पास अपने भाग्य के बारे में सोचने का कोई समय नहीं था, ये कहेंगे। देखो बेटा, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। देखो बेटा, जब हमें भूख नहीं होती तो कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना दे दिया जाए, वो भी हमें बेस्वाद लगेगा। लेकिन जब हमें बहुत जोर से भूख लगी हो तो कितना ही बेस्वाद भोजन क्यों न दे दिया जाए, वो भी स्वादिष्ट लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि भूखा पेट है या भूखे जो लोग हैं वही भोजन का असली मजा ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भोजन की बजाय भूख मीठी होती है। आगे देखिए, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो बेटा, हमें अपने पूर्वजों तथा उनसे जुड़ी चीजों का सम्मान करना चाहिए। उनसे जुड़ी हर याद, हमारी सभ्यता और संस्कृति, उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो अपना एक तरह से पेट काट कर, ठीक है, अपनी हर ख्वाहिश को मार कर हमारे लिए सहेजी थी। ठीक है, उन इस प्रकार की सहेजी हुई उन चीजों को हम रद्दी के भाव देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, उससे जुड़े हुए पुराने लोग और उन पुराने लोगों से जुड़ी हुई पुरानी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, एक तरह से उनकी इज्जत करना एक तरह से हमारे पूर्वजों की सोच की इज्जत करना है। इस टाइप का आंसर आया था ना उसमें, तो ये सब करना है। आगे देखिए बेटा, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। बेटा, उसकी गरीबी को प्रकट करता है। माटी वाली का इस तरह रोटियों का हिसाब लगाना उसकी बेबसी और उसकी गरीबी को प्रकट करता है। ठीक है, वो एक ईमानदार और मेहनती औरत है। ठीक है, जो पूरे दिन माटा खाना में माटी खोदती है उसे और शहर के हर घर में माटी पहुंचाती है। तो मेहनत करने वाली औरत है और बेटा उसकी गरीबी है इसमें। ठीक है ना, इस हिसाब से इसका आंसर करेंगे। आगे देखो, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। भाई, इस कथन से स्पष्ट होता है कि माटी वाली एक पतिव्रता स्त्री है। वह अपने बूढ़े पति से बहुत प्यार करती
है। ठीक है, रोज माटी खोदने के बाद बचे हुए समय में वो अपने बूढ़े पति की सेवा पाना, अपने बूढ़े पति की सेवा करती है। ठीक है ना। तो बूढ़े पति को कोरी रोटियों के साथ पाव भर प्याज तल कर देना उसकी पतिव्रता स्थिति की ओर इशारा करता है। पतिव्रता एक तरह से। आगे देखो, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो बेटा, एक तरह से इसमें क्या है, गरीब कौन था यहाँ, माटी वाली के पास रहने के लिए केवल एक झोपड़ी थी जो उसकी खुद की नहीं थी, वह भी जमींदार की थी। ठीक है, जमींदार की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने के एवज उसे जमींदार के घर अनेक प्रकार की बेगारी करनी पड़ती थी। ठीक है, और लास्ट में जब बांध पुनर्वास के लोग उसकी झोपड़ी छीनने का या उसकी झोपड़ी का प्रमाण पत्र उससे मांगते हैं तो वो यही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मतलब उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत माटा खाना और उसकी झोपड़ी में रहना ही था। विस्थापन की समस्या बेटा, क्या क्या समस्याएं हैं ये मैंने आपको पाठ की शुरुआत में ही बता दिए कि विस्थापन की समस्या क्या है। भाई अपनी मूल जगह से, अपनी मातृभूमि से हटकर जब लोग किसी भी कारण, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, कोई भी कारण हो, दूसरी जगह जाकर रहते हैं और वहाँ उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ज्यादातर बेटा क्या है, एक तो शहरीकरण के कारण लोग अपनी मूल जगह से हट रहे हैं, दूसरा बेटा पर्यावरण प्रदूषण है, तीसरा है एक तरह से ये आजीविका के जो स्रोत हैं ये ना होने के कारण लोग अपनी जगह से कटकर, एक वो भौतिक आपदाएं भी हैं बेटा, जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह, इनके कारण भी लोग अपनी मूल जगह से कटकर दूसरी जगह रहने लग जाते हैं। यही विस्थापन की समस्या है। इससे रिलेटेड अब चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, आज ये असाइनमेंट के लिए मैं आपको दे दूंगी। अब देखो बेटा, बात ये है कि हमारा यूटी फर्स्ट का जो कोर्स था वो मैंने खत्म करवा दिया आप लोगों का। अब बात आती है यूटी सेकंड का। अब यूटी सेकंड में आप लोगों के एक तो समास नाम का टॉपिक हो रखा है और एक आपके आएगा अलंकार, एक है दो बैलों की कथा और एक है लासा की ओर। 2 चैप्टर हैं और समास आपका करवा ही रखा है, एक है अलंकार। 3 टॉपिक हैं, वो 3 टॉपिक मैं आराम से करवा दूंगी। 23-24 तारीख जब भी है तुम्हारा यूटी, उसके बाद देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।